हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर भारतीय इतिहास यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि पढ़े जाते हैं 1857 से लेकर 1950 तक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है जीके आता है। ठीक है, उन सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है एडवर्टाइज नंबर 51, इसके साथ साथ आरओ, एआरओ, इसके साथ साथ जो है यूपीपीसीएस, इन सब के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा, सारा मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो विद्रोह था 1857 के अंतर्गत, और जिसे पहला भारतीय आंदोलन भी कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वो है 1857 का विद्रोह। इसका दूसरा नाम यहाँ पर सिपाही विद्रोह भी होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ये जो है वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ। ये मैं बता चुकी हूँ कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या पहला स्वतंत्रता आंदोलन इसे कहा जाता है। और ये क्या था कि 1857 के टाइम पर जो है अंग्रेज़ों के पास जो राइफ़ल थी वो थी ब्राउन बेस, ये क्वेश्चन आता है। और उसके बाद ब्राउन बेस को रिप्लेस करके इन्होंने एनफील्ड राइफ़ल जो थी वो अपनी सेना के लिए लाई थी, और सेना में भारतीय सिपाही भी थे। तो ये कहा गया था कि ये जो एनफील्ड राइफ़ल है, इसमें जो कारतूस भरा जाता है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो इसमें ये है कि कारतूस जो है, इसमें ये बोला गया था कि वो सूअर की चर्बी, इसमें तो है मुसलमान जो है वो परेशान हुए, या गाय की चर्बी लगी हुई है इसकी कारतूस में। तो जब भी इस कारतूस इसमें आप भरेंगे तो इसको मुंह से जो है इस चर्बी को हटाना होगा, तब ये उस राइफल में फीड होगी। तो इसलिए इसका विरोध किया था भारतीय सैनिकों ने, तो जिसको लेकर ये जो है आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके साथ साथ इसमें एक था डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति थी, यानी कि जिसका खुद का अपना बेटा अगर नहीं है तो उसका जो पूरे राज्य है या उसका पूरा क्षेत्र है, उसको ये लॉर्ड डलहौजी अपने कब्जे में ले लेता था, जिसमें झांसी की रानी का भी केस आपने सुना होगा। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। और इसमें जो है नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, मान सिंह, कुंवर सिंह, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन ये जो विद्रोह था वो असफल रहा था। बहुत सारे इसके कारण थे असफल रहने के। तो जो बहुत सारे भारतीयों ने भी धोखा दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था, ये सब था। इसके तुरंत बाद जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दूसरा एक इसके अंतर्गत अब ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अंतर्गत इसको बनाया गया था। अब ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसे आजकल हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं ना, ये वही थी। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनाऊंगी कि इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे उस समय। तो ये सारी वीडियो एक अलग से बनाऊंगी, बहुत बड़ी वीडियो होगी वो, तो इसीलिए इसमें इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है पूरी खबर को। तो बस इसमें है, इसमें सबसे पहली बार जो थे जो ह्यूम थे, A.O. ह्यूम, इन्होंने जो थी इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बड़ा इम्पोर्टेंट इनका पर्पस था, जो इसमें महासचिव रहे। और सबसे पहले इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, जिन्हें वोमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, सेफ्टी वॉल सिद्धांत ये था कि जब 1857 की क्रांति हुई तो ये सोचा कि ये तो जो भारत के जो लोग हैं ऐसे तो ये आंदोलन करेंगे, हमें राज यहाँ करने नहीं देंगे। तो एक ऐसा कोई जो है पार्टी बना दी जाए जिसमें भारतीयों के जो मन में विचार चल रहे हैं वो अंग्रेजों तक पहुंच पाएँ, है ना। जैसे कि होता है ना, कुकर में ज़्यादा गैस हो जाती है तो सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है ना, वो गैस निकलने के लिए। तो वही है कि प्रेशर से फटे ना, जो भारतीय हैं आंदोलन ना करें, उनकी बातें हमें पता चलती रहें। ये सेफ्टी वॉल्व वाला पर्पस था कि हम यहाँ पर शासन भी करते रहें, और भारतीयों की जो मन में विचार चल रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा काम करके उनको सहूलियत भी देते रहें। तो सिद्धांत ये मानता है कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उम्मीद से की थी कि ये भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष के लिए एक सुरक्षा वॉल्व का कार्य करेगी। तो वही मैंने बताया। इसके बाद तुरंत इसके बाद आ जाता है ये बंगाल विभाजन 1905 वाला, और बड़ा इम्पोर्टेंट। तो ये बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इसको किया था केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। बंगाल को दो प्रांत में बांट दिया था, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र और एक हिंदू बहुल क्षेत्र बंगाल, है ना। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र आपने देखा होगा बांग्लादेश के नाम से अलग कर दिया गया है। तो ये चीज़ है। 20 जुलाई 1905 को घोषित हुआ था
और 16 अक्टूबर 1905 को ये कार्यान्वित हुए थे। घोषित और कार्यान्वित की दोनों की आप जो डेट है वो रट लीजिएगा। और उसके बाद पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था कि ये जो आपने भंग किया है, बंगाल को बीच में बांटा है, इसको मत बांटिए। फिर क्या हुआ कि जब इतना प्रेशर पड़ गया तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से एक कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोबारा कब एक हुआ। 1905 में अलग किया गया था और 1911 में। तो इसमें क्या था, अंग्रेजों को यही था कि फूट डालो राजनीति करो, राज करो, तो ये नीति थी। और धार्मिक आधार पर उन्हें अलग करना था जिससे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो आपस में झगड़े। फिर आया स्वदेशी आंदोलन जो कि 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? यही बंगाल के विभाजन की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या था कि केवल हमारे जो स्वदेश की चीज़ें हैं वही हम इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जो था कोलकाता में ही शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद यही है, वही दिखा नहीं कारण क्या था इसका। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया, ऊपर बंगाल विभाजन किसने किया ये मैं नहीं बता पाई थी, तो इसमें लॉर्ड कर्जन के द्वारा वो किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन। इसमें इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन थे, तो दादा भाई नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और जोशी जी, गोखले जी और फिर गोविंद राणा जी। इसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है वो आगा खान ने की थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ये आता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। इसका उद्देश्य था, यहाँ पर देखिए, वही 1905 में जब इन्होंने बंगाल विभाजन किया, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो थोड़ा डिस्प्यूट कर दिया, तो इससे रिलेटेड जो है हल्का फुल्का तो असर आता ही है, मनुष्य हैं आखिर। तो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना और ब्रिटिश सरकार को उनकी विशिष्ट पहचान बताना कि भाई मुसलमान ये इनको जो है कम संख्या है, इम्पोर्टेंस दी जाए इस तरह से। तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद अमीर अली, सैयद नसीमुल्लाह और मुस्तफ़ा चौधरी, तो ये इसके अंतर्गत थे। इसके बाद 1906 में ये हुआ था। 1905 में देखिए बंगाल विभाजन और 1906 में तुरंत ही आप देख लीजिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इसके बाद सूरत विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि गरम दल और नरम दल के सेपरेशन से रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारे नेता थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बड़े शांत स्वभाव के थे, जिन्हें उदारवादी कहा जाता था या नरम दल के नेता कहा जाता था। उग्रवादी का मतलब ये था कि जो गरम दल के थे, थोड़े तेज स्वभाव के थे, जिन्हें ये लगता था कि हम आज़ादी जो है क्रांति वगैरह करके थोड़ी उससे प्राप्त कर लेंगे, और उदारवादी को लगता था नहीं, शांति से हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इतना अंतर था। तो सूरत विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। और 1907, 7 का मतलब है अब हम साथ साथ नहीं हैं, याद रखना इसको। ठीक है, ये बाद में एक भी हो जाएंगे। सूरत यानी कि अब हम साथ साथ एक दूसरे की सूरत नहीं देखेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। सूरत गुजरात, मतलब इसको याद करने की ट्रिक है, केवल मैं बता रही हूँ। 1907 में गुजरात में कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन था उसमें ये हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल दो दलों में ये बट गए थे। गरम दल जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर के ही सदस्य थे। ठीक है, इसी के कारण इसको एक उपजा हुआ था ये। तो ये चीज़ है। और इसमें जो नेता थे वो थे, इसमें देखिए लाल बाल पाल, आपने सुना होगा गरम दल के, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों के बड़े इंपॉर्टेंट नाम होते हैं गरम दल के। फिर आया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, वो देखिए गरम दल और नरम दल अलग अलग हुए, वो है 1907 का। ठीक है, अब हम साथ साथ नहीं है। सूरत में, सूरत का अधिवेशन। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार या उसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं, ये 1909 में आया। और ब्रिटिश, ये एक संवैधानिक सुधार के लिए आया था ब्रिटिश भारत में। इसमें क्या था, इसमें जो ब्रिटिश भारतीय सरकार की विधान परिषदों में भारतीयों के लिए सीमित निर्वाचन के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया कि कुछ भारत के लोग भी जब यहाँ पर निर्वाचन होगा तो उन्हें भी लीडरशिप दी जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या था, केंद्र में भी और प्रांत प्रशासन में जो है भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। ठीक है, इसमें जो है मार्ले मिंटो में आप समझ जाइएगा कि मार्ले जो था वो सचिव था और मिंटो जो था वो वाइसराय था, इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार इसमें कहा जाता है। इसके बाद क्या था, इसमें इसका परिणाम ये निकला कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और पृथक निर्वाचन के विचार भी किया गया कि हिंदू और मुसलमानों में अलग अलग निर्वाचन कराया जाए, है ना। तो ये है। इसके बाद आई गदर पार्टी, जो कि 1913 यानी कि 15 जुलाई 1913 की बात है। ये उत्तरी अमेरिका
में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई। और ये जो था कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, यानी कि ब्रिटिश ने जो हमारे भारत के ऊपर शासन कर रखा था उसको उखाड़ कर फेंकना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस चीज़ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और ये अमेरिका से रिलेटेड है, और ये बताइएगा कि अमेरिका की किस जगह से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इस गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं, जब ये स्टार्ट हुई थी तो सरदार सोहनलाल भाकरा है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष तो ये हैं, लेकिन इस जो गदर पार्टी के अंतर्गत जो आंदोलन हुआ इसके संस्थापक जो हैं वो लाला हरदयाल हैं। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत आई कि अध्यक्ष जो थे जब ये बनी थी तो ये सरदार सोहन सिंह भाकरा है। इसके बाद यहाँ पर है कि समाचार पत्र जो था वो गदर था, जो कि लाला हरदयाल के द्वारा लिखा जाता था, याद ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था कि भारत को क्रांतिकारी गतिविधियों से मुक्त कराना, जिसका प्रचार उन्हें ब्रिटिश और उनके सहयोगियों के विरुद्ध किया था। ठीक है, तो इसमें लाला हरदयाल, पंडित काशीराम मरोली, मोहम्मद वरकतुल्ला, भगवान सिंह, तारकनाथ, भाई परमानंद, हरनाम सिंह टुंडीलाट, तो ये सब इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अमेरिका मैंने बताया है, अमेरिका का एक जगह है। ठीक है, एस से है, मैं ये भी बता रही हूँ, तो ये मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सी जगह है जो ये लाला हरदयाल से रिलेटेड है। ठीक है, गदर पार्टी। इसके बाद है कामागाटा मारू प्रकरण, ये एक जहाज़ का नाम है, ये भी याद रखिएगा। ये जापानी जहाज़ था कामागाटू मारू। इसमें क्या था कि कलकत्ता से जो थे बहुत सारे लोग सवार होकर कनाडा भेजे गए थे वहाँ पर रहने के लिए, कि प्रवास करने के लिए। लेकिन जब कनाडा पहुँचे तो अंग्रेज़ भी इसमें बैठे थे, तो अंग्रेज़ों ने उनको उतरने ही नहीं दिया और वो जहाज़ इन्होंने वापस कलकत्ता भेज दिया और भारत लौटने पर मजबूर कर दिया ऐसे लोगों को। तो ये देखिए लिखा है, ये जहाज़ जो था वो हांगकांग के रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था, और इसमें पंजाब से 776 लोग बैठे थे। ठीक है, 4 अप्रैल 1914 को ये कनाडा के लिए रवाना हुआ। वैंकूवर ये पूछा जाता है, 23 मई को वहाँ पहुँचा था, 4 अप्रैल के बाद 23 मई को। और अंग्रेज़ों ने क्या करा, सिर्फ 24 जो भारतीय थे, यहाँ पर भारतीय आएगा, को उतारा था, बाकी को जबरदस्ती वापस भेज दिया था, जिसमें 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। तो इससे क्या होगा, ये 376 लोग हुए, अब इनमें से कितने, 24 को उतारा केवल। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद ये जहाज़ जब कोलकाता वापस आया तो 27 सितंबर 1914 को वापस आया, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। तो ये केस है पूरा। ठीक है, मतलब लोग कनाडा गए रहने, तो वहाँ अंग्रेज़ों ने उन्हें उतरने ही नहीं दिया कि नहीं तुम यहाँ नहीं रहोगे, भारतीयों को वापस भेजो, ये काले लोग हैं, ये माना जाता था, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये था। फिर इसके बाद होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 से 18 के बीच है, और ये राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था, और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में उभरा था। और इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश जो साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन और स्वशासन की मांग करना, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य है हमारे यहाँ भारत में, लेकिन भारत में जब हम हैं तो हम खुद राज करेंगे, ये था। इसकी स्थापना जो थी वो वैसे एनी बेसेंट को माना जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक भी इनके साथ थे। इसकी स्थापना जो है वो मद्रास में की गई थी, और इन्होंने एनी बेसेंट ने ही कहा था कि भारतीयों का जब देश है तो उन्हें भाई सरकार बनाने का अधिकार है। ठीक है, भारतीयों में सरकार के दमन के खिलाफ बोलने में विश्वास पैदा किया था। ठीक है, ये है। तो नरमपंथी और गर्मपंथी 1917 में एक हो गए थे कलकत्ता अधिवेशन में, की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि 1907 में जब ये अलग हुए सूरत में, कि हम सूरत नहीं देखेंगे, लेकिन 1917 में ये एक हो गए, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, याद रखना ये बात, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, होम रूल आंदोलन के टाइम की बात है ये। फिर चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में माना जाता है, भारत में। उससे पहले इन्होंने अफ्रीका पे में भी सत्याग्रह किया था। तो ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि पूरी विनय के साथ हम किसी भी आपकी जो बातें हैं वो नहीं मानेंगे, पूरे विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के कहेंगे कि नहीं साहब हम ये काम आपका नहीं कर सकते। तो ये होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि पूरी विनय के साथ मना करना। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में किया था। चंपारण जिला था वहाँ, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं।
और ये था 3 कठिया प्रणाली के तहत जो नील की खेती होती थी ना, वो ज़बरदस्ती करवाते थे वो लोग, ठीक है, कि आपको ये नील की खेती ज़रूर करनी है, मजबूर करते थे नील की खेती से। और उसमें कर और ये सब, और उसमें परेशान रहते थे कि मान लो जिन लोगों को नहीं करनी है अपना अनाज उगाना, तो नहीं, नील की खेती आपको करनी है। तो इसके विरोध में जो है ये आंदोलन किया गया था। और चंपारण आंदोलन में क्या था कि इसमें महात्मा गांधी को ले जाया गया था, और सबसे बड़ा रोल इसमें राजेंद्र प्रसाद जी का माना जाता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के थे, है ना, तो ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है वो एक अहिंसक, ये भी वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसावादी थे। ये 1918 में हुआ था, गुजरात के खेड़ा में हुआ। वो हुआ बिहार में, बिहार के चंपारण में 17 में, 18 में हुआ गुजरात के खेड़ा में। और इसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे वो किसानों से कर वसूली करते थे ज़्यादा, तो उसके विरोध में प्रदर्शन था कि वो जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा कर वसूली कर रहा है। और इसमें जो थे, जो वहाँ के ज़मींदार थे, वो भी शामिल थे अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो जाता था उनके पास कर, सीधे अंग्रेज़ तो लेने आते नहीं थे। फिर ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 2 वर्षों के लिए इसको निलंबित कर दिया, यानी कि उस वर्ष भी कर नहीं लिया और अगले वर्ष भी। रॉलेट एक्ट जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उग्र राष्ट्रवादी उभार का मुकाबला करने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया था। इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये रट लेना। और 1919 में ये आया था, ठीक है। इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट में ना कोई दलील ना वकील, सीधे जेल वाली कहानी जो है। इसमें क्या था कि कोई भी आतंकवादी इन्हें गतिविधि दिख रही है कि ये अच्छा, ये अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई बिना मुकदमा चलाए, ना दलील ना वकील, सीधे जेल में डाल दिया जाता था। और इसका सर सिडनी रॉलेट था इसका संस्थापक, ठीक है। इसी के विरोध में, ये 1919 है ना, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है। और जलियांवाला बाग कांड के बाद 1922 में फिर रॉलेट एक्ट को जो है वो निरस्त कर दिया गया, क्योंकि आप कोई कारण नहीं पूछ रहे हैं, आपको लगा ये संदिग्ध है, इसको जेल में डालो। जलियांवाला बाग कांड आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ये नरसंहार के रूप में जाना जाता है। आज भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ गोलियों के निशान वगैरह, कुआं वगैरह सब है। एक दुखद हादसा है ये, पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग था, वहाँ पर एक सार्वजनिक उद्यान, लोग इकट्ठे हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। तो वहाँ पर वो गेट था एक छोटा सा, वो गेट बंद कर दिया गया था, और पुलिस ने वहाँ, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने फायरिंग की थी, तो लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर मारे गए थे। और प्रमुख व्यक्ति जो था वो डायर, ठीक है, डायर, जनरल डायर, ठीक है। डायर मतलब क्या, वो डरावना व्यक्ति, ऐसे ही रट लेंगे तो आपको याद रहेगा। गोली चलाने का उसने आदेश दिया था। इसी के विरोध में 1919 में ये हुआ, इसी के विरोध में हुआ असहयोग आंदोलन की अब हम आपका सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। 1920 में हुआ, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, स्वतंत्रता की मांग की गई कि ब्रिटिश शासन का विरोध करो, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। कारण क्या थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में क्योंकि अशांति थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वाली जो थी वो असंतोष था उसमें, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ रही थी, लोग गरीब हो रहे थे, तो ये सब कारण थे। इसमें देखिए महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. रॉय और देवी बसंती, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। मोपला विद्रोह बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है 1921 में। ये मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। और ब्रिटिश औपनिवेशिक जो अधिकारी और हिंदू जितने भी जमींदार थे, मैंने कहा देखो जमींदार शामिल थे भाई कर वसूली में, के खिलाफ मुस्लिम किसानों और जो किराएदार किसान, मतलब समझे आप कि मतलब जो बेचारे दूसरों की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, इनके द्वारा एक सशस्त्र विद्रोह था। ये 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और मुसलमानों के द्वारा जो है मुसलमानों के द्वारा गरीब किसानों का दमन करना, यानी कि वहाँ के जो जमींदार थे वो मुसलमान होंगे, तो ये चीज़ है ये, ठीक है। तो मुसलमानों की जो कट्टरता थी उसके विरुद्ध ये अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो ये था, ठीक है। मुस्लिम के वहाँ पर मुस्लिम किसान है तो मुसलमान उनका जमींदार होगा, ये था। बारडोली सत्याग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। ये एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल गांधी जी की तरह था। 1928 में चलाया गया था। गुजरात में जो बारडोली क्षेत्र है वहाँ पर इसको चलाया गया था, और किसानों को जो ज़्यादा कर देने के विरोध में इसको चलाया गया था। महिलाओं ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है
वो हिस्सा लिया था, और महिलाओं ने ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी उस समय। तब से वो सरदार कहना लगे। उन्होंने कहा ये हमारे सरदार हैं। महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, बारदोली सत्याग्रह। इसके बाद साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ये ब्रिटिश संसदीय आयोग था एक। साइमन कमीशन 1927 में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करने और उसमें बदलाव, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था थी उसकी पूरी समीक्षा करनी थी उसे, साइमन कमीशन को। और उसमें जो बदलाव करने थे कि ये बदलाव हो जिससे हम भारत पे अच्छे से राज कर पाएँ, तो उनकी सिफारिशों के लिए भारत भेजा गया था। और सर जॉन साइमन इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूरी तरह ब्रिटिश सदस्यों में बना था, इसमें कोई भारतीय को नहीं इन्वॉल्व करा गया था। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें क्या था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, क्योंकि इसे 1927 में भेजा गया था, तो प्रभावशीलता का उसका आकलन करना था और देश में राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था कि किस तरह से हम आगे और राज कर सकते हैं। नई पीढ़ी में युवा राजनीति, प्रभाव ये हुआ कि युवा लोग जो है राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने सबसे ज़ोरदार तरीके से प्रदर्शन में हिस्सा कर लेने लगे। सर जॉन साइमन और एटली का इनका सबसे बड़ा रोल था इस साइमन कमीशन के लिए। तो 1927 में आया, तुरंत ही 1930 में फिर क्या होगा, सविना अवज्ञा। उसके अगेंस्ट भी तो भारतीय लोग बोलेंगे। ये भी एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, सविना अवज्ञा, देखो इसको नाम ही बता दिया इन्होंने। ठीक है, इसके अध्यक्ष, इसका जो मेन रोल वो भी महात्मा गांधी का ही था। और साबरमती आश्रम से शुरू किया था इन्होंने इनका जो साबरमती आश्रम था महात्मा गांधी का, अहमदाबाद में, उससे शुरू किया था। और नमक पे जो कर लगाया था, एक अधिकार था, नमक पर कर जैसे लगा दिया था, उसके विरोध में था। ठीक है, और इसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था इस आंदोलन में। अब इसमें मैं सविना अवज्ञा आंदोलन में इसको लेकर एक और भी आऊँगी कि कितनी दूर तक ये लोग नमक के लिए कहाँ से कहाँ तक चले थे। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी मैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, ये चीज़ है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता जो है वो आपने 1930, 1931 और 1932 का गोल मेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुआ था उसको समझा होगा, जिसमें जो है वो अंबेडकर जी तीनों में ही गए थे, जबकि गांधी जी केवल 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में एक ही बार गए थे। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन आता है, मैं बता रही हूँ आपको। ये गांधी तभी 1931 में जो है वो समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और उस समय के जो वायसराय थे इरविन, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो इनमें क्या था, सभी कानूनों और अभियोगों को रद्द करना था। ये था, नमक में निःशुल्क संग्रहण और उत्पादन देना था, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दीजिए और सत्याग्रह की जब्त संपत्ति भी आपको वापस करनी होगी। ये सब इसमें समझौता हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझौता। ठीक है, और ये हुआ था 1931 में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद और गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत आता है क्वेश्चन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 आ गया। इसमें क्या था कि ब्रिटिश भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक संवैधानिक अधिनियम था। इसमें क्या था कि भारत सरकार से संबंधित जितने भी प्रावधान थे उनके लिए अधिनियम बनाए जाएं। ठीक है, जैसे अधिनियम बनते हैं, और इस अधिनियमित किससे होगा, ये जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो संसद होगी उसके द्वारा। ठीक है, और प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण का पूरा अधीन क्षेत्र बन जाए। इसके बाद आया 1940 में अगस्त प्रस्ताव, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था और ब्रिटिश सरकार ने ये पेश किया था, और भारत की स्वतंत्रता की बढ़ती मांगों के जवाब में इसको पेश किया गया था। वायसराय लिनलिथिगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। ये भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल करना था इसमें। क्यों? क्योंकि इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को लड़ाना था। ये था कि इनको यहाँ से हम सैनिक लेकर जाएंगे, भारतीयों को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता की मान्यता देना था। ये सब इनका लालच वाली बातें थी। ठीक है, यहाँ पर है 21 अगस्त 1940 को वर्धा में आयोजित एक सम्मेलन में कांग्रेस सरकार ने अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। डेफिनेटली अस्वीकार कर देंगे, है ना, क्योंकि वो उनकी चाल समझ रहे थे कि ये क्या, किसके लिए अगस्त प्रस्ताव आया है।
भारत छोड़ो आंदोलन आया 1942 में कि भाई अब तो आप भारत छोड़ दीजिए, और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, हम भारतीय ही अपने देश में राज करेंगे। यूपी, बिहार, मिदनापुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब जगह फैल गया था। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था कि अब भाई छोड़ दीजिए, हम अपने तरीके से अपने देश को जो है वो चलाएंगे। कांग्रेस को अनाधिकृत संगठित घोषित कर दिया गया था और लोगों की सकारात्मक रूप से फिर भागीदारी होने लगी थी कि अब कांग्रेस हमारी मेन हो जाएगी। क्रिप्स मिशन आया फिर 1942 में, ठीक है। एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, ये पूरा एक प्रतिनिधि मंडल था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही शुरू हुआ, तो 1942 में इसको भेजा गया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया था। और फिर क्या हुआ कि भारत, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटेन जो थी वो कमज़ोर पड़ रही थी। तो अब उन्हें लगा कि अब तो हमें भारत में जो है स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। तो राजनीतिक भविष्य के लिए एक संवैधानिक ढांचा पूरा बनाना था उन्हें लगा भारत की स्वतंत्रता के बाद। तो गांधी जी ने कहा कि युद्ध के बाद अधिराज्य के दर्जे का क्रिप्स, अधिराज्य का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने कहा कि पूरा कमांड हम पे रहेगा, लेकिन आप अपनी संसद बना लो, अपना सब वो कर लो, अधिनियम संवैधानिक ढांचा आप अपना बना लो। तो अधिराज्य के दर्जे का क्रिप्स प्रस्ताव जो था, इसको इन्होंने कहा कि आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। यानी कि ये जो ब्रिटेन है कमज़ोर है, तो ये सोच रहे कि ऐसा कुछ कर लें कि आगे की तारीख का चेक, यानी कि जिसको आउटडेटेड चेक यहाँ पर कहा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, आउटडेटेड चेक कौन से मिशन को कहा गया, तो क्रिप्स मिशन को कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने ये लिखा है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग चाहिए था और सहायता सुनिश्चित करना चाहिए था। उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ से कैसे भी लोग पहुँच जाएं और उसमें हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी पावर जो है वो बढ़ जाए। ब्रिटिश और कांग्रेस ने क्रिप्स के उपायों को क्रमशः बहुत रूढ़िवादी और कट्टरपंथी माना था, और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य भारतीय संगठनों ने इस मिशन को, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। सारे जितने भी संगठन थे भारत के वो एक हो गए थे। फिर वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन जो 1945 में दो ये संबंधित घटनाएं थी। ये भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न के समाधान के लिए भारतीय सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में हुई थी। भारत में गतिरोध को हल करने के लिए वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी, और शिमला सम्मेलन वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक थी, ठीक है। शिमला जो है, इस वेवेल योजना पर ही शिमला सम्मेलन हुआ था कि इस पर बात करनी है। वेवेल जो भारत के वायसराय थे उस समय। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम भागीदारी के प्रश्न पर असहमति के कारण वेवेल योजना भी विफल हो गई, ठीक है। तो वेवेल योजना कहाँ हुई थी, इसका जो विचार या इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिमला सम्मेलन कहते हैं इसको। कैबिनेट मिशन योजना आ गई। कैबिनेट मिशन योजना का मतलब क्या हुआ था? 1946 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के द्वारा बनाया गया ये कैबिनेट मिशन योजना प्रस्ताव था। इसका नेतृत्व लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर ने किया था। उनका उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो अनबन चल रही है, ठीक है, इनको कैसे निपटा जाए, कैसे इन्हें स्वतंत्रता चाहिए तो कैसे स्वतंत्रता दी जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाएं, किसको उप प्रधानमंत्री बनाएं, क्या दो देश बनाए जाएं, ये सब 1946 में ये मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। हमारी कैबिनेट बनानी थी, इससे आप रख लीजिए 1947 से पहले। संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया, एटली, और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ये एटली, ठीक है, यूके के प्रधानमंत्री। इनका रोल था सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन आता है, ये सुनिश्चित करना कि भारत में शांतिपूर्ण ढंग से कैसे स्वतंत्रता दी जाए। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, लॉरेंस थे भारत के विदेश मंत्री थे, ये लॉरेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अलेक्जेंडर और एडमिरल जो थे प्रथम लॉर्ड थे, ठीक है, एडमिरल ली। इसके बाद फिर क्या हुआ? 47 में भाई भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की। ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। संविधान सभा ने संविधान के, ठीक है, 1947 में हो गई थी, स्वतंत्र हो गए हम लोग। फिर संविधान के प्रारूपीकरण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया, यानी कि अपना भारतीय संविधान बना लिया, जिसमें भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वायत्त
शासी बन गया और जब भारत के संविधान ने भारत गणराज्य की स्थापना की। आज़ादी के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि गवर्नर जनरल का ये पद ही ख़त्म कर दिया गया था जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे। अगर पहले गवर्नर जनरल केवल भारत के पूछे जाएं और भारतीय ना लगा हो तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन बताना है। और अगर ये किया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल जो थे पहले और आखिरी वो थे राजगोपालाचारी जी, ठीक है। लेकिन पहले गवर्नर जनरल अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत के तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो ये पूरी वीडियो थी, ये वीडियो मैं लेके आई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी नॉलेज लगी है इसमें मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो अपडेट करती रहूँगी मैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। अगर किसी को मुझे लग रहा है कोई पॉइंट डिटेल में बताना है तो उसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी।